हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा चौहान आप सभी का लाइन लैब में करती हूँ स्वागत। आज के इस सेशन में हम सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2021 का पेपर है, आज उसका हम जो सीडीपी वाला पोर्शन है उसे हल करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रथम प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती या फिर विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा होता है। तो केवल जहाँ है ये दो तो कठी है, हमारा जो केवल वातावरणीय कारक है ये नहीं होगा, केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता तो ये नहीं। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय भी नहीं होती, इसकी क्या होती है, तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति का है तो उसकी विकास की जो प्रक्रिया प्रोसेस उसमें सांस्कृतिक कल्चरल डिफरेंटेड अवश्य पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है या उसका उदाहरण है। तो पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो इस प्रश्न में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह है विवेचनात्मक, जिससे चिंतन थिंकिंग डेवलप हो। तो अगर हम कहेंगे कि आप पता करिए कि ऐसे इलाके कौन से हैं, वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, तो यही प्रश्न हमारा सही है, क्योंकि भारत के जो 10 राज्यों के नाम हैं वह तो किसी ने रट कर भी सीख लिए होंगे। पहाड़ी लिखना कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें कोई तर्क की लॉजिक की आवश्यकता पड़ती नहीं। और कविता को स्मरण करना यानी रटन पद्धति से हमारा जो शिक्षण शास्त्र है वो मुक्त कराता है। अगला प्रश्न है कि विकास, यह तीसरा प्रश्न है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास की निरंतरता पर, अनियंत्रितता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों पर या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारकों पर। तो विकास का जो चरणीय सिद्धांत है वह विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। इसी प्रकार जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो पारिवारिक सामाजिकरण, समकक्षी संबंधी द्वारा, अगला है सांस्कृतिक मूल्य द्वारा, और अगला हमारा है तो बच्चों का आत्मसम्मान। तो ए इसका ऑप्शन है कि बच्चों का आत्मसम्मान। तो इसके जो सभी हैं हमारे कि सांस्कृतिक मूल, बच्चों का आत्मसम्मान, इसके अलावा पारिवारिक कारण, समकक्षी आदि कारण, तो ये सभी जिसमें होंगे वह ऑप्शन हमारा सही होगा। अतः हमारा ए जो सी ऑप्शन है उसमें 1, 2, 3 और 4 है। इसी प्रकार कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो जो पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें प्रतीकात्मक खेल, बच्चों के दिमाग में जिसकी प्रति चिन्ह होता है वह कर पाते हैं। प्रतिलोमिक चिंतन नहीं कर पाते, अनुक्रमिक वर्गीकरण और संरक्षण को नहीं कर पाते, किंतु प्रतीकात्मक खेल वो अवश्य खेल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा छठवां प्रश्न है कि यदि छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल खेल पाती है तो वह अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो जहाँ प्रतीक आ जाए वहां आता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम आप लोगों से चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें, ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो हम आपको
इसी क्रम में जो हमारा 7वां प्रश्न है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में सम्मिलित है। तो नैतिक विकास का जो मॉडल है वह है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, या नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरण वर्णीय कारकों पर निर्भर करता है, या फिर नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ठीक है, यही उसका सही आंसर है। ना ही तो नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, क्रमिक प्रक्रिया नहीं होती है, गलत है, और क्रमिक होती है। नैतिक विकास मुख्यतः वो सांस्कृतिक उस पर निर्भर नहीं करता, अभी तो वो और भी कारकों पर निर्भर करता है। अतः इसका जो सही उत्तर है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है वह यह है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है या करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चरल जो थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वह लेव वाइगोत्स्की ने दी है। तो इनके अनुसार हमें विकास क्षेत्र का समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापन के लिए, केवल मूल्यांकन, या प्रभावी बौद्धिकता की पहचान के लिए। तो केवल जहाँ है वो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। प्रभावी बौद्धिकता की पहचान के लिए तो यह इसमें कोई जो समीपस्थ का सिद्धांत है वो लागू नहीं होता, किंतु हाँ अध्यापन और मूल्यांकन दोनों ही स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। अतः हमारा ऑप्शन इज द राइट होगा। ठीक है, अगले क्रम का जो हमारा प्रश्न है वह है 10वां कि निम्नलिखित में से 9वां कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, अवलोकन अधिगम का, पाठ का, द्वंद्वात्मक अधिगम का, या अनुकूलन का। तो अवलोकन तो होगा नहीं, हाँ पाठ जो स्थिति है, सहयोगात्मक जो स्थिति है उसका उपयोग अध्यापिका कर रही है। अगला हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भययुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, या फिर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना। इसके अलावा जो है हमारा वह अध्यापक द्वारा वह अनुशासन कायम करना। तो इसमें है मुख्य जो चीज है हमारी प्रगतिशील माहौल के अनुसार, तो अध्यापक द्वारा वह अनुशासन को कायम रखना एक प्रमुख पक्ष है। डी इज द राइट ऑप्शन। अगला जो हमारा प्रश्न है 11वां कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा नीति है, एनसीएफ है, जो भी रूल्स है उनके अनुसार यह है कि बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं उन्हें हमें डिफरेंट समूह ग्रुप में नहीं बांटना चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वह है यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, या फिर बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और बच्चों की चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो यह अध्यापक के लिए सुविधाजनक है तो यह गलत है, क्योंकि उसके लिए तो सुविधाजनक है। यह विद्यालय के लिए सुविधाजनक है तो यह भी गलत है। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देगा, ये बात भी सही नहीं है। किंतु बुद्धि लब्धि जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं होती। यस, जो बुद्धि लब्धि हमारी आज जैसे हमने मान लीजिए कि 10 में 90% की है,
अब हम चाहें तो 12th में इसी को 95% भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी मेहनत कम कर दें तो इसी को हम 70% भी कर सकते हैं। तो यह सही है कि बुद्धि लब्धि जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं है और बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि वह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, या फिर यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है वह है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इसमें हम कहेंगे कि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह ए इज द राइट ऑप्शन। तो 12वें का जो ए है वह है राइट ऑप्शन, अतः हम इसे ही सही मानेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण, तार, प्रसिद्ध वाचन, नववाद या वक्रपात। तो 1.5 से 2.5 साल के मध्य जो शिशु की आवाज होती है या स्वर निकलते हैं उसे हम तार प्रसिद्ध वाचन कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 14वां, तो पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, वह स्थिति पर ही डिपेंड करता है। तो लैंगिक विविधता, लैंगिक रूढ़िवादिता, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद या लैंगिक, तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता को लिंग के प्रति जो पुराने समय से रूढ़िवादिताएं चली आ रही है उस पर यह डिपेंड करता है, तो उसी को दर्शाता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगला जो हमारा है 15वां प्रश्न कि यदि प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? एक प्रगतिशील कक्षा में तो अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय या विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो को तैयार करना। अध्यापकों द्वारा मनन सॉल्व चिन्हांकन का इस्तेमाल, तो यह होता है। स्वमूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन, तो यह भी एक विशेषता है प्रगतिशील कक्षा की। और विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो तैयार किया ही जाता है, यह तो प्रमुख ही विशेषता है। इसके अलावा केवल मानक, तो जहाँ पे भी केवल है, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, अतः केवल मानक निर्देशन मूल्यांकन पर आश्रय होता है, यह ऑप्शन सही है क्योंकि यह प्रगतिशील जो कक्षा है उससे संबंधित नहीं है, अतः सी इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा जो हमारा 16वां प्रश्न है वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति या विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो शिक्षा में समानता नहीं होगी किंतु शिक्षा में साम्यता इसके द्वारा वह विकसित कर सकता है, अतः बी इज द राइट ऑप्शन। 10 में जो 16वां प्रश्न है उसका बी आंसर सही है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है कि पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझाने में निरंतर चुनौती का सामना करता है, इसकी वजह क्या है? तो वो जो भी गणित की संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसे समझाने में एक चुनौती का सामना करता है, इसका है स्वालियता, प्रथम जो ऑप्शन है। दूसरा है गणितीय विकल्प, आलेखीय विकल्प या फिर पठन विकल्प। तो गणित से संबंधित है, अतः गणितीय विकल्प इसका राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु
निम्न में से कौन सी रणनीतियां प्रभावी नहीं होंगी? तो वह एक कक्षा है जिसमें एक बच्चा सुनने में असमर्थ है, या ये कक्षा है जिसमें एक बच्चा सुन नहीं पाता है, सुनने में उसे दिक्कत महसूस होती है, तो उसके लिए प्रभावी रणनीति नहीं होगी। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल यह उपयोगी होगा। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति हमें इसमें नहीं ढूंढना है, जबकि यह इसके अकॉर्डिंग ही है। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल यह भी सही होगा, क्योंकि उसे सुनने में प्रॉब्लम है किंतु दिखाई तो देता ही है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल ये भी सही है। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम का ही आश्रय है जो प्रभावी, तो यह इसे प्रभावी नहीं करेगा क्योंकि उसे सुनाई तो वैसे भी कम देता है, तो केवल इसी पर डिपेंडेंट होगा। इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। जो 18वां प्रश्न है उसका डी आंसर सही है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, या बच्चों को शिक्षा प्रणाली की चक्रवाती पहलुओं का परीक्षण प्रतिरोध चुनौती के लिए देना। तो लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था करना, यह जो व्यक्ति के पूर्वाग्रह है या रूढ़िवादिता है उसी से संबंधित है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। 20 जो हमारा प्रश्न है, 20वां हमारा प्रश्न है वह है कि कक्षा में जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं उन्हें कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, परीक्षा देने के लिए, बेहतर कौशल विकसित करने में, या अभिसारी चिंतन में। तो मौलिक खोज, उनकी जो मौलिक खोज है, उनकी जो थिंकिंग पावर है उसे बढ़ाने में, जो सृजनात्मक बढ़ाएंगे तो उनमें सृजनात्मकता आ जाएगी। अतः बी इज द राइट ऑप्शन। अगला जो हमारा प्रश्न है वह 21वां प्रश्न है। तो यह है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? जो संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की जो संज्ञानात्मक उनकी दिमागी सहभागिता को कैसे एक साधन के रूप में यूज कर सकते हैं, उसके जो ऑप्शन है, बच्चों में वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या बाह्य रूप से अभिप्रेत। तो जो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है वो नहीं, जो अंदर है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जिसमें बच्चों की वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा और बच्चों के जो सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है 22वां प्रश्न कि बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन उस वाक्य का समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए है कि स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु होता है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने के विविध गतियों का संज्ञान नहीं देते, या फिर बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय
की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, या बच्ची योग्यता में कमी, तो बच्चे की जहाँ कमी के बारे में किया जाए वो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। इसमें से हमारा स्कूली अस्तित्व विद्यार्थियों को नहीं, तो बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों की सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते, इसलिए बच्चे असफल होते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, तो इसका क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन है, विकल्प है, किसी संप्रत्यय को प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा द्वारा बढ़ावा देना, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिवेश से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, या अच्छे से रट लेना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह है कि उपयुक्त, तो परिभाषा हमें पढ़ाना नहीं है, जहाँ डेफिनेशन होगा वह हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, अतः यह नहीं होगा। और पाठ्य पुस्तक से बच्चों को कॉपी में लिखना, तो लिखवाना कोई एक वैज्ञानिक प्रोसेस मानी नहीं जाती, अतः ये भी सही नहीं होगा। अच्छे से रट लेना, तो रटना हमें है नहीं, इसलिए यह भी सही नहीं होगा। हाँ, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक, विद्यालय में जो कुछ भी सीखते हैं उसे बच्चों के जीवन से संबंधित होना चाहिए, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगला जो हमारा प्रश्न है कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। तो यह है कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन को जिम्मेदार नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, या भय का एहसास करें, तो असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्थात 24 का सीमा जो ऑप्शन है वो इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जो हमारा प्रश्न है 25वां, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, या इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों क्षीण होती हैं। तो इससे जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वह हमारी क्षीण हो जाती है। इसका चूंकि देख लेंगे वैसे तो इसका ऑप्शन होना चाहिए, ये ए और डी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अतः आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। निम्नलिखित में से अभिलक्षणों, खैर इसका भी हम जब पूरे प्रश्न हो जाएंगे तो इसका आंसर हम आपको अवश्य बता देंगे 25वें प्रश्न का। जब तक 26वां कहते हैं कि निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है, तो सृजनात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन, यह हमारा समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 27वां प्रश्न वह है कि शिक्षिका के विद्यार्थियों को, खासकर जो सुविधा वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं, सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं, यही ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसकी जो भी अपेक्षाएं होती हैं वह बच्चों को सीखने के बेहतर अवसर देती हैं, अतः 26-27वें प्रश्न का इज द राइट ऑप्शन। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से यानी पॉजिटिव रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। तो एक टीचर है वह पॉजिटिव एक्टिविटी के रूप में जो हमारा वातावरण है, एनवायरमेंटल है, किस प्रकार क्रिएट कर सकती है, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, या फिर बच्चों के संवेगों को
सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। इसके अलावा जो डीमा ऑप्शन है वह है कि बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूहों में बांटकर, तो बच्चों का हमें उनकी आईक्यू लेवल के अनुसार उन्हें डिवाइड तो नहीं करना है, अतः डी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। पुरस्कार और सजा है, जो प्राइज और पनिशमेंट है, इसका भी प्रयोग हम कक्षा में नहीं करेंगे। इसके अलावा एक तय किए गया जो हमारा निश्चित टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कोर्स वो कंप्लीट हुए, कोई मनोवैज्ञानिक तर्क है नहीं, अतः सी इज द राइट ऑप्शन के बच्चों के जो इमोशंस है वो लर्निंग प्रोसेस की एक पार्ट माने जाएंगे, अतः जो 28वां प्रश्न है उसका सी इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा हमारा जो 29वां प्रश्न है कि क्या एक शिक्षिका को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो यह बिल्कुल गलत है। किसी भी कक्षा में एक शिक्षक को एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वह भी पहले एक स्टूडेंट था, अब एक टीचर बन गया, अतः यह इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों को आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलेगी, यह भी नहीं होगा। केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन दे सकता है, तो यह भी गलत ऑप्शन है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाएंगे, तो सी इज द राइट ऑप्शन कि हमें बच्चे जो शिक्षक है उसे एक सत्ताधारी व्यक्ति ना समझकर एक साधारण व्यक्ति ही समझना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है सीडीपी का अंतिम प्रश्न है। इसके अलावा जो हमारी अगली क्लास होगी वह हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र या ईवीएस की होगी। तो इसका जो लास्टवा प्रश्न है वह है कि कक्षा में परिचर्या के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। तो जो तीसरा प्रश्न है उसका बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर एक विद्यार्थी ने गलती की है तो सुधारेगा भी वही। आज की हमारी जो क्लास है वह यही होती है समाप्त। आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।